करे कि जैसे मेडिसिन को ओपन करे उसको यूज़ करे। कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको मेडिसिन को ऐसे रखना है ओपन कंडीशन में। विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जो लोग इतना ले रहे हैं उसको लेकर मैं आप बोलना चाहता हूँ कि नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, जो डॉक्टर डिफाइन करेगा आपको एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है। अगर वो डॉक्टर देता है तो वो डोज लीजिए। किसी के पास ज़्यादा डोजेज की मेडिसिन है बट उसको हाफ लेना है तो वो खुद ही घर पे टैबलेट को तोड़ के हाफ लेकर हाफ उसमें रखते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मतलब ये कितना सही है करना या गलत है? जो FDA का जो गाइडलाइंस है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं, तो डोजेस फॉर्म होते हैं, पेडियाट्रिक डोज होता है, एडल्ट डोज होते हैं, तो मेडिसिन हमेशा डोज के हिसाब से बनती हैं। तो ये रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए कि मेडिसिन तोड़ के लिया जाए। अगर लोअर डोज है तो आपको लोअर डोज की मेडिसिन मिलेंगी, हायर डोज है तो हाई डोज की मेडिसिन मिलेंगी। क्योंकि अगर केमिस्ट बोलता है कि नहीं ये ब्रांड ले लीजिए, तो आपको कैसे मालूम कि इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल है? हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि एक बदलाव लेकर आती हैं, और एक ऐसा ही नाम है हाई ग्लांस, जिन्होंने फार्मा को सिर्फ बिजनेस नहीं एक मिशन बनाया है। और आज इसी मिशन को हम जानेंगे इनके फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री अजय सिंह से। फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में हाई ग्लांस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विजन है। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से शुरू हुई ये जर्नी आज क्वालिटी, इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी की पहचान बन चुकी है। अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट, वर्ल्ड क्लास R&D और बिलियंस की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ हाई ग्लांस हर साल लाखों जिंदगियों को छू रहा है। डायबिटीज, हार्ट केयर, इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव हेल्थ जैसी अहम जरूरतों में हाई ग्लांस का फोकस हमेशा क्लियर रहा है। मेडिसिन्स जो हो भरोसेमंद, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी। हाई ग्लांस, क्योंकि यहाँ मेडिसिन सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि हर इंसान की जिंदगी को लॉन्गर, हेल्दियर और हैप्पियर बनाने का मिशन होता है। हेलो अजय जी, वेलकम टू सी बिजनेस। हेलो। तो अजय जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि हाई ग्लांस क्या है, क्या करता है एंड इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाई ग्लांस लेबोरेटरीज हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हम लोग मेडिसिन को डेवलप करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं। ये इसकी शुरुआत हमने कंपनी स्टार्ट की थी 2003 में। हम लोग 2 ब्रदर्स इस कंपनी को फाउंडर हैं, जैसे डॉक्टर संजय सिंह मेरे एल्डर ब्रदर हैं और मैं अजय सिंह। और इसके बाद जब हमने कंपनी को फॉर्म किया तो उस समय बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये था कि यहाँ ग्रोइंग फेज़ है मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल है। और इसके बाद हम लोग काम करते गए। 2007 में हमें प्लांट का फर्स्ट लाइसेंस मिला मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे चैलेंज आए, उसको हम लोग फेस किया और काम करते गए आज तक आए, यहाँ तक करते हुए आए हैं और फ्यूचर में कोशिश करते हैं कि और भी अच्छा करें। एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंट्रीग करती है, स्पेशली द शेप, द साइज़ ऑफ अ मेडिसिन। हम एक मेडिसिन देखते हैं, छोटी सी होती हैं, अलग अलग फैंसी शेप्स में आती हैं, बट हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ठीक करती है। सो आई रियली वांट टू नो कि एक मेडिसिन को बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है ये कैसा होता है, कितना समय लगता है मेडिसिन को बनने में, एंड हाउ इट ऑल वर्क्स देयर बेसिकली। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉलिक्यूल को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसको बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल बनाने के मेडिसिन बनाने के लिए सबसे पहले हमको मॉलिक्यूल जो हमको बनानी है उसके लिटरेचर सर्च की जाती हैं, उसकी पूरी स्टडीज़ निकल जाती हैं, सारे साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं। उसके बाद फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट लैब होती है, उस पर हम डेवलप करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के बैचेस बनाते हैं। जब आपके बहुत सारे बैचेस बन गए जिसका आपको फिर लैब में ले जाकर टेस्ट की जाती है, एनालिटिकल लैब में। वहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी सबसे बेस्ट रिजल्ट किस मेडिसिन की आई, किस बैच की आई। जब वो हम लोग सेलेक्ट कर लिया कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सबसे ऑप्टिमम है, फिर उस मेडिसिन का ह्यूमन ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं ह्यूमन के ऊपर। तो ये हर मेडिसिन पे होता है? हाँ जी। ओके। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन का होता है। जब ह्यूमन ट्रायल करते हैं तो आपकी मेडिसिन एक इन विट्रो होता है, एक इन वाइवो होता है। इन विट्रो मतलब लैब टेस्ट पास होनी चाहिए, इन वाइवो मतलब ह्यूमन के ऊपर। दोनों मेडिसिन जब पास हो जाएंगी इसके बाद आपका ये माना जाएगा मेडिसिन डेवलप हो गई हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लाइफ, जैसे एक्सपायरी जिसे बोलते हैं। वो मेडिसिन जो है अगर सपोज 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एक्सपायरी है तो मेडिसिन उतने साल तक के लिए स्टेबल होनी चाहिए। अच्छा, और ये कैसे तय होता है एक मेडिसिन की एक्सपायरी? मैन्युफैक्चरर होता है वो सारी स्टडीज़ करता है, स्टेबिलिटी स्टडीज़ बोली जाती हैं।
और उसके लिए स्टेबिलिटी चैम्बर होते हैं, डिफरेंट ह्यूमिडिटी और आरएच चैम्बर्स होते हैं, उस पर मेडिसिन को रखी जाती हैं और डिफरेंट कंडीशन में रखी जाती हैं। जैसे पूरा वर्ल्ड है, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड है। सपोज इंडिया का जोन अलग है, यूरोप का अलग है, लैटिन अमेरिका अलग है, नॉर्थ अमेरिका। तो वो स्टेबिलिटी चैम्बर्स होते हैं, उस स्टेबिलिटी चैम्बर्स में डिफरेंट टेम्परेचर आज पे एक ही मेडिसिन को अलग अलग कंडीशन में रखी जाती है। फिर उसको निकाल करके वो मेडिसिन को हम लोग सैम्पलिंग का एक होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको ले करके फिर हम टेस्ट करते हैं अपने लैब में, R&D लैब। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लेट्स जस्ट से कोई एक मेडिसिन है, अगर उसकी शेल्फ लाइफ इंडिया में 2 इयर्स है, तो शायद यूके का क्योंकि या यूरोप का टेम्परेचर ये सेल्फ लाइफ वेरी हो सकता है क्योंकि दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। कहीं ह्यूमिडिटी अधिक है, कहीं कोल्ड कंट्री है। अगर आपकी स्टेबिलिटी डाटा बोलती है कि आपकी मेडिसिन कितने साल तक स्टेबल है, उस डेटा के हिसाब से आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन उतने साल के लिए स्टेबल है। फिर हम अपनी सेल्फ लाइफ को जब हम डोसियर फाइलिंग करते हैं किसी कंट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो हम एक्सपायरी करते हैं कि हमारी मेडिसिन अप टू 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर तक स्टेबल है। ओके, मैं जानना चाहूँगी कि कोई भी मेडिसिन जब एक लैब में बनती है, सब उसके ट्रायल्स हो गए, मतलब एक लैब की तरफ से इट इज़ रेडी, बट एक कंज्यूमर तक आने तक जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा चैनल है या जो अप्रूवल्स हैं, तो वो क्या क्या अप्रूवल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक मेडिसिन को? किस रिस्पेक्ट में, इंडिया के बात में बात करें, एक्सपोर्ट के बारे में? मेजरली मैं इंडिया का सबसे पहले पूछना चाहूँगी एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी मेडिसिन जैसे डेवलप हो गई, तो डेवलप करने के बाद हमें जो FDA है, इंडियन FDA है, जैसे यूपी गवर्नमेंट का तो यूपी से मिलता है, कुछ सेंटर से भी लाइसेंस मिलते हैं, हमें लाइसेंस लेनी पड़ती है उस मॉलिक्यूल की। ओके। वो लाइसेंस मिलने के बाद ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं फॉर कॉमर्शियल यूज़। वो जब आपका लाइसेंस मिल गया, फिर आप प्रोडक्ट को बनाएंगे, फिर आप मार्केट में उस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मार्केट में प्लेस करेंगे। एंड फॉर एक्सपोर्ट के केस में आपका एक तो आपका डोमेस्टिक लाइसेंस होना चाहिए इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग आपका इंडिया में है। उसके बाद जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री के हेल्थ मिनिस्ट्री में एक होता है कि आपका प्लांट अप्रूव होना चाहिए। वो वहाँ के इंस्पेक्टर्स आते हैं, आपका GMP सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आपके प्लांट अप्रूव हो गए, जैसे US का तो US FDA होना चाहिए, यूरोप का है तो EU GMP प्लांट होना चाहिए, रशिया है तो EU होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर को अप्रूव कर दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग आकर के इंस्पेक्टर्स, फिर आप उस कंट्री में अपने डोसियर को फाइल कर सकते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में। जब डोसियर फाइल करेंगे तो डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं, फिर आपका बायोक्लेंस होता है, तो सारे पास होने के बाद वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है, नाउ योर प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड इन माय कंट्री। एंड किन किन कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट करते हैं अपनी मेडिसिन? हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ में जो रेगुलर जा रहा है, जैसे रशिया में रेगुलर है, इंडिया में हमारा है, पेरू में है, इक्वाडोर में हमारा जा रहा है, और बहुत सारे कंट्री में हम लोग फाइलिंग किया हुआ है, अंडर प्रोसेस है। तो आने वाले समय में हम बहुत सारे कंट्री को कैटर करेंगे। सर, एक मेडिसिन को बनाने का में अराउंड कितना समय लगता है, या ये मेडिसिन टू मेडिसिन डिफ़र करता है, सॉल्ट टू सॉल्ट डिफ़र करता है? आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेडिसिन जो होता है सॉल्ट टू सॉल्ट, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। अब डिपेंड करता है, जब हम ये डेवलप करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती हैं, कभी नैनो टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, कभी माइक्रोनेशन करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कैसी है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके ब्लड में जल्दी कंसंट्रेशन आता नहीं है, तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। तो आपके जितने टेस्ट रिजल्ट्स उस पर डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मुलेशन कितना रोबस्ट है। एंड आप मुझे कुछ मेडिसिन बता पाएंगे जो आपकी लैब में बनते हैं, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे डिजीज़ को लेके आप बता सकते हैं? मैं बताया, यूरो का मेडिसिन हम बनाते हैं, टेम्सलोसिन बोलते हैं। टेम्सलोसिन हम बनाते हैं जो BPH में यूज होता है। टेम्सलोसिन डूटास्ट्राइड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें एक कैप्सूल के अंदर पैलेट्स होते हैं टेम्सलोसिन के, प्लस सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं डूटास्ट्राइड के 0.4 mg प्लस 0.5 mg, वो हम बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। हम कार्डियो डायबिटीज़ के मेडिसिन बनाते हैं, टेलमिसार्टन के पूरे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आपके डायबिटीज़ के मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन सारे बनाते हैं, PPIs हम बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं। अगर हम हाई ग्लैंस की सक्सेस की बात करें तो जितना मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा हाई ग्लैंस के बारे में, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्वालिटी इज़ देयर एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ देयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। तो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उस दवाई को अफोर्डेबल भी रखना, ये आप कैसे बैलेंस करते हैं? कोई भी हम जैसे मॉलिक्यूल का डेवलप करते हैं तो क्वालिटी तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए मेडिसिन में, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और ये बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि मेडिसिन ये नहीं कि सिर्फ मॉलिक्यूल कितना कंसंट्रेशन है, उसमें इम्प्योरिटी प्रोफाइल बहुत ही मैटर करता है।
तो मॉलिक्यूल पे जब आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर को पास करनी पड़ती है। तो क्वालिटी के लिए आपको बहुत सारे साइंटिस्ट लगते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, उस पर बहुत लोग काम करते हैं। जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो फिर ये भी देखा जाता है कि कितना अफोर्डेबल है पेशेंट को। अगर बहुत ही महंगी होंगी तो कोई पेशेंट नहीं यूज़ कर सकता है, फिर हमें मेडिसिन बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने कंपनी का वो होता है कि हम कितना प्राइस रखें, उस मॉलिक्यूल को किस प्राइस पे उतारें कि सब लोग को मैक्सिमम रीच कर सके, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। अब अगर हम कोविड की बात करें, पैंडमिक, मतलब आई गेस उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिनकी जो एकदम टर्नओवर हो गई, जो एकदम चेंज हो गई। एंड अब अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, कोविड ने कितना अफेक्ट किया इस इंडस्ट्री को? एंड हाई ग्लैंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू एंड कैसे आपने इसको टर्नओवर किया? कोविड पीरियड में आपको मैं बता दूं कि जो मेडिसिन थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, गवर्नमेंट का हमें स्पेशल परमिशन था कि प्लांट बंद नहीं होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होते रहनी चाहिए, क्योंकि स्कैरसिटी नहीं मार्केट में होनी चाहिए। हमें डीएम का ऑफिस से स्पेशल परमिशन मिला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि 50% जो स्ट्रेंथ है उस पर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। हमारे 21 डेज़ के लॉकडाउन में हमने एक दिन भी अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया और हमें स्पेशल परमिशन थे और सारी रिपोर्ट जाते थे आपके ऑफिस को, ड्रग डिपार्टमेंट को। कुछ स्पेशल गाइडलाइंस थे या कुछ काफ़ी सारे आपके जो कोविड के पैरामीटर थे उसको कंट्रोल हम लोग करते थे, जैसे मास्क लगाना, हैंड क्लीन करना, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ था, वो सारा हम लोगों ने किया, प्रोटोकॉल्स थे जो फॉलो किया। एंड उसके बाद मतलब इज़ देयर एनी चेंज जो आपने अपनी कंपनी में देखा बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड? कुछ मेडिसिन नए ऐड हुए हैं या ओवरऑल क्या मेडिसिन? तो हमारे जो भी आए हुए हैं मार्केट में, जो हम डेवलप किए हैं, वो तो अपना एक कंपनी का पॉलिसी था, उसके हिसाब से बनाया है। कोविड के कारण ऐसा नहीं था कि हम लोग कोविड के कारण कोई मेडिसिन अलग से बनाए चाहे उसमें ऐड किए। जो अपनी कंपनी का पॉलिसी उसके हिसाब से हमने बनाया मेडिसिन, कुछ नया। बट कोविड से हमें बहुत इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि उस समय डिमांड मार्केट में इसलिए थी क्योंकि सब लोग मेडिसिन तो यूज़ करते थे, फार्मेसी आपको बंद भी नहीं थे, आपको मालूम है सारे हॉस्पिटल फार्मेसी चल रहे थे। हाँ, थोड़ा सा बीच में था, प्रॉब्लम थी, लेकिन उतनी मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अब अगर सर हम आज के टाइम की बात करें, AI इज़ देयर, डिजिटल एरा, मतलब सब कुछ एक तरीके से नया हो गया है, रेवोल्यूशनाइज हो गया है। तो आई रियली वांट टू आस्क कि अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें तो AI ने बहुत अफेक्ट किया है, अच्छी तरीके से भी, बुरी तरीके से भी कह सकते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को AI ने कितना चेंज किया है और क्या आप वो चेंज ओवर द मंथ्स या ओवर द इयर्स आपने नोटिस किए हो? मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इसलिए मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है AI हम टूल यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है, आप सोचो पहले क्या था, बुक्स परचेस करो, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, इसको पढ़ो। अभी एक स्पेसिफिक आपको जो क्वेश्चन चाहिए उस डालो, आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो आपके जो एक होता है टाइम, बहुत सेविंग होती है और आपका बहुत इजी हो गया किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। तो मैं तो AI बहुत यूज़ करता हूँ, गूगल भी जैसे बहुत यूज़ करता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, मॉलिक्यूल बनाना होता है, प्लांट लगाने होते हैं, तो उस पर हम लोग काफ़ी ईजी स्टडी करते हैं पहले, और उसमें हम AI का बहुत यूज़ करते हैं। सो मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी AI का रोल बहुत बड़ा हो चुका है। नॉट फार्मास्यूटिकल, सारे आपकी इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री, राइट। तो स्पेसिफिकली अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात बहुत करें यूज़ तो है AI का, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर हम बात करें अभी हाल ही में, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर वेबसाइट एंड सॉ आपने हाल ही में अपना पहला जो OTC प्रोडक्ट है, प्रोटैंस, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो आपने लॉन्च किया, विच इज़ अ एंटी एसिड जेल। एंड उसमें आपने रवीना टंडन जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है। सो टेल मी अबाउट इट। ये हमारा प्रोटैंस जो था पहला OTC प्रोडक्ट है, तो इंडिया में हमने इसको टीवी कॉमर्शियल लॉन्च किया। और एंटासिड हमने इसलिए इसको बनाया क्योंकि इंडिया में क्या है, गैस्ट्रिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे वेदर भी है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस बहुत यूज़ करते हैं और वेदर भी बहुत ह्यूमिड रहता है, तो यहाँ पे एंटासिड की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले हमने बहुत सारे वर्कआउट किए, वर्ल्ड के जितने भी टॉप एंटासिड थे उसको हमने टेस्ट किया। टेस्ट मतलब कि कैसा है उसका पैकिंग है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, सब कुछ हमने वर्कआउट करके फिर हमने डेवलप किया अपना प्रोटैंस को। और प्रोटैंस हमारा टीवी पे आता है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत डॉक्टर भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कस्टमर तो कर ही रहे हैं। तो आने वाले समय में कोशिश करते हैं कि अच्छा ब्रांड बने।
राइट अब क्योंकि एसिडिटी आई गेस इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो हर इंडियन मुझे अगर मैं 10 लोगों से मिलूँगी आई गेस 8 आउट ऑफ देम उनको ये प्रॉब्लम होगा। तो आई रियली वांट टू नो कि ऐसा कुछ अलग है आपके इस मेडिसिन में जो इसे बाकी एंटी एसिड जेल से अलग बनाता है? इज देयर समथिंग व्हिच मेक्स इट डिफरेंट? हाँ, हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं। जैसे आप ये लोगे एंटासिड तो आपको लेते ही आपको जैसे भी हार्ट बर्न हो रहा है, हाँ, तो आपको तुरंत फील होगा कि नहीं हमको इफ़ेक्ट किया है और आराम कर दिया है। और इसकी अब टेस्ट बहुत अच्छी है, इसका विस्कोसिटी बहुत अच्छा है, तो आपको कभी फील नहीं होगा कि हम मेडिसिन ले रहे हैं। तो कभी आप यूज़ करके देखिए। डेफिनेटली मैं भी इसकी बहुत बड़ी शिकार हूँ इस प्रॉब्लम की, सो आई विल डेफिनेटली यूज और इट। इंडिया में स्पाइसी फूड बहुत लेते हैं, बहुत लोग डीप फ्राइड फूड Because लेते हैं, of our तो उसमें food. हाँ एंटासिड का बहुत अच्छा वो है यूज़ है। तो सर अब अगर हम बात करें आपके एक और कोलैबोरेशन की जो है रैकेट बेनकाइजर के साथ, तो ये जो कोलैबोरेशन है ये किस तरीके का कोलैबोरेशन था, इसके बारे में मुझे बताइए एंड ये कितना बेनिफिशियल रहा हाई ग्लैंड्स के लिए? हमने जो हमारा एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट था पैरासिटामोल एंड ब्रूफेन कंबाइंड ड्रग था, इसको हमने रशिया में रजिस्टर्ड किया था और हमने एमए ट्रांसफ़र किया था रैकेट बेनकाइजर को, उनसे कोलैबोरेशन हुआ था। अभी हमारा एक और कोलैबोरेशन हुआ है प्रोमेड, वो यूरोप की कंपनी है। ओके हाँ जी, तो जो हमने इनसे कोलैबोरेट किया तो एक मल्टीनेशनल वर्ल्ड की टॉप कंपनीज होती हैं, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो कैसे लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, कैसे सप्लाई चेन एग्रीमेंट बनते हैं, कैसे आपके टेक्निकल एग्रीमेंट्स होते हैं, कैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट को एक्सिक्यूट किए जाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन भी डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। तो वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस कोलैबोरेशन। सर अब मैं जानना चाहूँगी एक मेडिसिन के पेटेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जो कोई भी कंपनी किसी मॉलिक्यूल को फर्स्ट टाइम डेवलप करती है, वो रिसर्चर जिसे बोलते हैं, वो पेटेंट उसका होता है मेडिसिन, क्योंकि वो बहुत टाइम इन्वेस्ट की होती है, बहुत पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट की होती है मॉलिक्यूल पे। उसके रिटर्न कैसे आएंगे? पेटेंट होगा कि अगर कोई भी और कंपनी बना लेगी तो कंपटीशन हो जाएंगे। तो सपोज 15 ईयर्स के लिए पेटेंट है तो उसको एक राइट्स मिलता है, एक्सक्लूसिव राइट, कि आप उस मॉलिक्यूल को 15 ईयर्स किसी भी कंट्री में आप सेल करोगे। तो पेटेंटेड जो ड्रग होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उसको रिटर्न मिले, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है। सपोज कोई भी मेडिसिन हैं जो पेटेंटेड ड्रग होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो कोई अगर कस्टमर है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और सपोज उनको में बहुत सारे पेटेंटेड ड्रग आ रहे हैं, तो वो अगर वो यूज़ नहीं करेगा तो फिर तो उसकी जान जानी है। तो उसका क्या डिसएडवांटेज ये है कि आप पेटेंटेड ड्रग नहीं यूज़ कर पा रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट का ऐसे लॉ होने चाहिए कि जो पेटेंटेड ड्रग हैं उसके भी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि सारे पेशेंट्स तक पहुंच जाए। इंडिया में इसको लेकर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आप चाहते हैं कि और उनमें कुछ बदलाव तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पेटेंट लॉ को एप्लीकेबल बनाती है कंट्री में। तो ये तो मैंने आपसे बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड कुछ सवाल पूछे। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो मेरे मन में भी है एंड आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं और जो भी हमें अभी देख रहे हैं उन सब के मन में ये सवाल होंगे। एक आम इंसान के दिमाग में, उसके मन में जो सवाल आते हैं मेडिसिन को लेकर, दवाइयों को लेकर, मैं वो जानना चाहूँगी। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम एक मार्केट में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, हम एक दवाई खरीदते हैं और सबसे पहले मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में आएगा क्या ये मेडिसिन असली है या नहीं। हम ऑनलाइन, अब क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन हमारे घर में हमारे घर तक मेडिसिन पहुंचाती हैं। तो यही एक सवाल है कि मेडिसिन असली है या नकली है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि मेरे जैसा एक लेमैन घर पर कैसे पहचान सकता है कि ये दवाई असली है या नहीं। देखिए, जब भी आप मेडिसिन लेने जाएं किसी भी मेडिकल शॉप पे या स्टोर्स पे या फार्मेसी चेन में, आप उनसे बिल मांगिए। जीएसटी बिल जो होता है वो लीजिए। उस बिल में आप ब्रांड नेम होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूल नेम है तो बेटर है, साथ में बैच नंबर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी रहे तो बेटर है। जब आप ऑफिशियली किसी चीज़ को मतलब कि बाय करेंगे, परचेस करेंगे, तो ये चांसेस मैक्सिमम ये हो जाता है कि आपको क्वालिटी मेडिसिन मिलेगी, स्पूरियस ड्रग नहीं मिलेंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं मेडिसिन परचेस करते हैं तो आप जाके शॉप में बिल लीजिए, ओरिजिनल जीएसटी बिल जिसे बोला जाता है। तो मतलब जो ये बैच नंबर है ये होना सबसे ज़रूरी है, बिकॉज मैंने पर्सनली आज तक कभी नोटिस ही नहीं किया है। मैंने इतनी बार मेडिसिन खरीदी है बट मैंने बैच नंबर कभी ऑफ कोर्स जैसे कोई भी आप मेडिसिन लेंगे तो उसका बैच नंबर तो होगा ही। बैच नंबर मैंडेटरी है कि आप किस बैच की मेडिसिन लिए हैं,
जो बैच नंबर उस पे होगा, जो मेडिसिन आपने ली है फिजिकली, दोनों को मिलाइए, देखिए दोनों बैच नंबर सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है दैट मीन्स हाँ। मेडिसिन फेक नहीं है, मेडिसिन चांस, जेन्युइन हाँ, है। क्योंकि आपका गवर्नमेंट बिल दे रहा है, क्योंकि कहीं भी बिल जब इशू करेगा तो पीछे से ट्रेसेबिलिटी होती है। Right. वो मेडिसिन परचेज करके लाएंगे तभी वो जीएसटी बिल देंगे, तो इसलिए बिल लेना बहुत ही आपका मैंडेटरी होना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। बहुत कोई भी ज़रूरी है। मेडिसिन खरीद, हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं या हम स्टोर हाँ, पे सब चीज़ का जाके बिल खरीद लीजिए रहे आप। हैं। जो अगला सवाल मेरा है वो ये है, अगेन सबके मन में ये होता है कि मैंने भी काफ़ी बार सुना है कि दवाई ले ली, अगर वो एक्सपायर होने वाली है तो ऐसा अक्सर सुनते हैं कि अरे दवाई तो एक्सपायर नहीं होती, बस तो कंपनी वालों को लिखना होता है तो लिख देते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि क्या एक मेडिसिन सच में एक्सपायर होती है, या अगर एक्सपायर होती है तो ये कैसे तय किया जाता है एक मेडिसिन के लिए कि वो एक्सपायर कब होगी? पहला चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी जो एक्सपायरी डेट लिखते हैं, गवर्नमेंट के लॉज हैं कि आपको मैंडेटरी है आपको एक्सपायरी डेट लिखना, क्योंकि आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। अब इवन फूड के आइटम पे भी एक्सपायरी होती है। वो एक्सपायरी कोई भी मैन्युफैक्चरर इसलिए लिखता है, और या तब आपका एक्सपायरी डेट ऐसे डालता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वो कितने दिन के लिए स्टेबल है। किसी का 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, तो स्टेबिलिटी डाटा जो होती है उस पर डिफाइन करता है कि ये मेडिसिन कितने दिन के लिए स्टेबल है। उस स्टेबिलिटी डाटा के बिहाफ पे हम लोग उस पर लिखते हैं कि एक्सपायरी इसकी डेट क्या होगी। जैसे कोई हम एक आई ड्रॉप लेते हैं एंड उसमें लिखा होता है कि एक बार अगर वो आई ड्रॉप का एक एक्सपायरी डेट है, तो अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आपने ड्रॉप को मतलब ओपन किया, उसके बॉटल का सील ओपन किया तो ही वो उस डेट पे एक्सपायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं अगर है। आपने कोई भी आई ड्रॉप है या लिक्विड ओरल्स भी आते हैं, अगर उसको ओपन कर दिया तो उसमें होता है कि 30 डेज, सपोज 15 या 30 डेज, उसको विदिन 30 डेज को यूज़ करना है। ऐसे आपका आई ड्रॉप में भी होते हैं। और एक्सपायरी मतलब क्या, आपका इंटैक्ट कंडीशन में होना चाहिए, आपका पैक्ड है तब उसकी एक्सपायरी तो है। हाँ, लेकिन आपने ओपन कर दिया तो उसको यूज़ करनी है ड्यूरेशन। एंड जब कोई मेडिसिन एक्सपायर होती है, कोई टैबलेट एक्सपायर हुआ, तो क्या होता है उसको एक्सपायर होके, मतलब उसमें क्या वो कमी आ जाती है? देखिए, अगर इसमें एज ए रिसर्च आप बात करें तो एक्सपायरी मतलब होता है जैसे उसकी पोटेंसी हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर पोटेंसी सपोज 500 mg है, कोई टैबलेट है, तो वो अप टू एक्सपायरी 500 mg होनी चाहिए, पहला चीज़ है। सेकंड थिंग है उसका डिजोल्यूशन होता है, उसमें इम्प्योरिटी प्रोफाइल होती हैं, इम्प्योरिटी भी होती है उस लिमिट के अंदर, अप टू द सेल्फ लाइफ होनी चाहिए। इम्प्योरिटी बढ़ गई तभी भी आपके मेडिसिन एक्सपायर हो गई, आपके डिजोल्यूशन में फेल हो गया तभी भी आपके मेडिसिन एक्सपायर हो गई। तो जब एक्सपायरी डेट तक आपके सारे पैरामीटर पास होने चाहिए, जब तक आपकी एक्सपायरी ऑफ द मेडिसिन है। एंड अगर किसी ने गलती से एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली तो इज इट लाइफ अब डिपेंड, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अब तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कि अगर खाने के बाद क्या रिएक्शन हो रही है मेडिसिन की। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। एक और चीज़, क्योंकि हम एक्सपायरी की ही बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन पे अक्सर लिखा होता है मंथ एंड ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर अक्टूबर 2025 में एक मेडिसिन एक्सपायर हो रही है, तो मुझे ये नहीं पता कि अक्टूबर का वो जहाँ मतलब है वो क्या है, वो मुझे 1 अक्टूबर को ही ख़त्म करना है या मैं 31 अक्टूबर तक उसे अक्टूबर लिखा हुआ, इसका मतलब अब पूरा होल अक्टूबर। ओके हाँ, 31 अक्टूबर तक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर एक मेडिसिन पे अक्टूबर 2025 लिखा है तो वो अक्टूबर का पूरा महीना भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी हमेशा मंथली होता है, डेट वाइज नहीं होता। अब एक और ज़रूरी सवाल, यूजुअली मैं देखती हूँ मेडिसिन जब हम खरीदने जाते हैं तो केमिस्ट की शॉप पे कुछ मेडिसिन होती हैं जो फ्रिज में रखी होती हैं, कुछ फ्रीज़र में रखी होती हैं, कुछ नॉर्मली अलग अलग बॉक्सेस में होती है। बट जब हम घर पे मेडिसिन लेकर आते हैं तो आई हैव सीन इट कि कभी हमने बैग में रख दिए, अपने पाउचेस में रख दिए, साइड में रख दिया, खोल के बॉक्स में रख दिया। तो ये क्या इससे एक दवाई की जो पोटेंसी है उस पर असर होता है और कितना? ऑफ कोर्स, जैसे आपकी कुछ होती हैं 2 to 8 डिग्री जैसे बोलते हैं, जैसे इंसुलिन हो गई, आपके वैक्सीन हो गए जो फ्रिज में रखी जाती हैं। इसीलिए आप देखिए कभी केमिस्ट है जो 2 to 8 डिग्री होते हैं उसको आइस बॉक्स में देता है मेडिसिन को, कि आपको हाँ ट्रांसपोर्टेशन में आपकी वो मेडिसिन ख़राब ना हो, फिर आप ला के बोलते हैं कि फ्रिज में रखिए। ऐसे ही जैसे बहुत सारी मेडिसिन उसमें लिखा था रूम टेम्परेचर, तो उनको हम हाँ एज ए लेस दैन 25 डिग्री टेम्परेचर पर आप रख सकते हैं रूम पे। तो वो टेम्परेचर कंडीशन इसलिए लिखे होते हैं कि वो मेडिसिन उस टेम्परेचर पे स्टेबल है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है ये मैं करती हूँ तो काफ़ी लोगों ने भी ये किया होगा कि मेडिसिन खानी है
मेडिसिन हमने ओपन कर ली और ओपन करके रख ली, फिर कुछ हाथ में रख ली 10-15 मिनट, या किसी को देनी है तो पहले निकाल के रख दी, या बच्चों को देनी है तो 3-4 मेडिसिन निकाल ली और 10-15 मिनट तक हाथ में घुमाते घुमाते पानी ले आए फिर खा लिया। तो ये करना कितना सही है और कितना गलत? देखिए, कोशिश करें कि जैसे मेडिसिन को ओपन करें उसको यूज़ करें। कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको मेडिसिन को ऐसे रखना है ओपन कंडीशन में। तो मेडिसिन की कोशिश किया जाए जब भी ओपन करें उसको तुरंत आपको सॉलो करें। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि यूजुअली बच्चों को जब हम भी छोटे थे तो अक्सर पूरी मेडिसिन नहीं दी जाती थी, तोड़ के देते हैं, और अभी भी छोटे बच्चों को तोड़ के मेडिसिन देते हैं। या काफ़ी बार अगर किसी के पास ज़्यादा डोजेज की मेडिसिन है बट उसको हाफ़ लेना है तो वो खुद ही घर पे टैबलेट को तोड़ के हाफ़ लेकर हाफ़ उसमें रखते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ये कितना सही है करना या गलत है? जो FDA का जो गाइडलाइंस है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं, तो डोजेस फॉर्म होते हैं, पेडियाट्रिक डोज होता है, एडल्ट डोज होते हैं। तो मेडिसिन हमेशा डोज के हिसाब से बनती हैं। तो ये रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए कि मेडिसिन तोड़ के लिया जाए। अगर लोअर डोज है तो आपको लोअर डोज की मेडिसिन मिलेंगी, हायर डोज है तो हायर डोज की मेडिसिन मिलेंगी। सपोज 20 mg, 10 mg, 40 mg, 80 mg ऐसी मेडिसिन मिलती हैं। तो डॉक्टर हमेशा लिखेगा कि भाई 10 mg मेडिसिन ले लो, अगर लोअर डोज है तो। हायर डोज है तो 20 ले लो, 40 ले लो, 80 ले लो। तो तोड़ के मेडिसिन रिकमेंड मैं नहीं करता। तो मतलब नॉट फॉर किड्स, क्योंकि आई गेस इवन इन माई चाइल्डहुड आई हैव ऑल्सो टुक मेडिसिन लाइक दिस कि पैरासीटामोल बच्चे नहीं खा पाते थे, एंड उसका कैप्सूल मतलब वो टैबलेट भी बहुत बड़ा होता है तो वो इजीली टूट भी जाता है 2 में, तो फिर बच्चे को आधा देते हैं। तो जो देखिए, जो पेडियाट्रिक मेडिसिन होती हैं वो मैक्सिमम सिरप फॉर्म में आती हैं। राइट। आपके सिरप हो गए, सस्पेंशन फॉर्म में आती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि बच्चे इजीली इसको सॉलो कर सकें। जब बच्चा बड़ा हो जाता है जो सॉलो कर सकता है तो फिर आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती हैं मेडिसिन। तो मतलब कोई भी मेडिसिन हो, हाँ, कोशिश करें तोड़ के या बड़े को, तो उसको तोड़ के नहीं देना। छोटे बच्चों को टैबलेट नहीं खिला सकते ना, तोड़ के भी कैसे खिलाएंगे? उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब पिलाएंगे। तो मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेडिसिन को तोड़ के हाफ खिलाया, सपोज अब डोजिंग अब होती है, सपोज तोड़ा तो आपने सही तोड़ा नहीं, आपका बैलेंस मतलब टूटा नहीं टूटा। हाँ। तो ये तो लाइफ सेविंग ड्रग है ना, आपको तो डोज को प्रॉपर देना चाहिए। तो कोई भी जो मेडिसिन होती है मार्केट में वो डोज के फॉर्म में बनती हैं, पेडियाट्रिक वाइज एडल्ट डोज हो तो मेडिसिन उस हिसाब से मिलती है मार्केट में। तो हमको तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ के कोशिश करें नहीं लेना चाहिए। सर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंटीबायोटिक, जिसको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हम करते हैं। बहुत सारे सवाल है वैसे मेरे एंटीबायोटिक से जुड़े। एक तो पहला कि काफ़ी बार मैंने देखा है कि विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस लोग ले लेते हैं। हम केमिस्ट के पास चले गए और हमने बोला कि हमें तो तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने हमें एक एंटीबायोटिक दे दी। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने एक पूरा एक कोर्स लिखा है कि 7 डेज़ आपको खाना है या 5 डेज़ मिनिमम होता है, बट हमें 2 दिन के बाद अच्छा लगता है, 3 दिन के बाद हम बेटर फील करते हैं एंड वी स्किप इट। एंड समटाइम्स आई हैव इवन नोटिस दिस विद एंटीबायोटिक्स ऑल्सो कि दिन में 3 बार खाना है, बट हम 1 बार खा के या 2 बार खा के 1 बार स्किप करते हैं। तो इसको लेके आई रियली वॉन्ट यू टू एनलाइटन अस कि ये चीज़ कितनी गलत है। नहीं, ये बहुत ही गलत है। जब प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन डॉक्टर तो जो आपका डोज लिखा है उस डोज के हिसाब से मेडिसिन लेनी चाहिए, और जितने दिन के लिए थेरेपी लिखा है उतने दिन की थेरेपी होनी चाहिए। क्योंकि आप उसको मान लो सपोज 7 डेज़ के लिए लिखा है, आपने 2 डेज़ खा के मैं तो ठीक हो गया बंद कर देता हूँ मेडिसिन खाना, आपके बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। फिर आप फ्यूचर में आपके कोई मेडिसिन खाएंगे, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, या बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स की। जो आपके डोज हैं, जो जितने ड्यूरेशन है उतनी आपको लेनी चाहिए एंटीबायोटिक्स को। तो मतलब हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग जैसे केमिस्ट के पास जाते हैं और लोग जानते हैं क्योंकि उनके गली में, उनके घर के पास, उनके सराउंडिंग में पहले से वो केमिस्ट है, तो जैसे कि चलो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, तो हमें डॉक्टर्स का करेगा। प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होने डिफरेंट आपके उसके डिजीज़ के लिए होते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको मालूम होता है कि हम कौन से एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं, कितने समय के लिए लिख रहे हैं, और कितने दिन में डोज लिख रहे हैं। तो मतलब विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जो लोग इतना ले रहे हैं उसको लेकर मैं आप बोलना चाहता हूँ कि नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से
प्रिस्क्राइब कराइए, जो डॉक्टर डिफाइन करेगा आपको एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है। अगर वो डॉक्टर देता है तो वो डोज लीजिए और जितने ड्यूरेशन के लेता है उतना आप पूरा खाइए। अब क्योंकि हमने केमिस्ट की बात की, दवाइयों से जुड़े इतने सारे मिथ्स हैं और या मैं कहूँ इतनी सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमारे डेली लाइफ का पार्ट है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में नहीं जानते। अब एक और सवाल है सर जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली एक ब्रांड का नाम मुझे लिख के दिया है कि तुम ये मेडिसिन ले लो। हम केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, उनके पास वो दवाई अवेलेबल नहीं होती है, तो काफ़ी बार केमिस्ट हमें बोलता है कि अरे ये तो अवेलेबल नहीं है मैडम, आप ये वाली दवाई ले लीजिए, सेम काम करेगी। तो क्या हमें ये करना चाहिए? मतलब आई रेजिस्ट पर्सनली, बट आई हैव सीन पीपल कि मैं कभी किसी से मेडिसिन मंगवाती हूँ तो दे से कि अरे ये वाली नहीं मिली, तो उन्होंने बोला केमिस्ट ने कि ये भी ले सकते हो, तो सेम है। तो ये करना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर ब्रांड लिखता है वो ब्रांड ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर केमिस्ट बोलता है कि नहीं ये ब्रांड ले लीजिए, तो आपको कैसे मालूम कि इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल है? तो मतलब अगर जैसे सॉल्ट सेम है और ब्रांड अलग है तो भी मेडिसिन में डिफरेंस हो सकता है? नहीं, बट गलती के चांसेस तो बढ़ सकते हैं ना आपके। ओह अच्छा। अगर एज ए कस्टमर, हम डॉक्टर तो है नहीं, जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा ABC कोई भी मेडिसिन लिखा, हाँ। तो अगर वो रिटेलर बोला नहीं आप एक BC की जगह दूसरी मेडिसिन ले लीजिए, दोनों सेम है, तो हमें कैसे मालूम कि दोनों मेडिसिन सेम है? अगर फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट सेम है, मतलब मैंने पढ़ा कि उसका भी सॉल्ट सेम है उसका, तो उस केस में आप क्या करिए, मेडिसिन ले लीजिए, डॉक्टर को ले जाकर दिखाइए, जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये मेडिसिन केमिस्ट ने दिया, क्या मैं ले सकता हूँ? डॉक्टर अगर रेकमेंड करता है हाँ ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज वी कैन। सो इज देयर मतलब ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ब्रांड टू ब्रांड मेडिसिन में डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि मालूम नहीं क्या मेडिसिन आपने ले रहे हैं। जो डॉक्टर ने लिखा है उससे दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी कौन गारंटी लेगा कि कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं? राइट तो मतलब डिफरेंस हो सकता है मे बी। अब मैं बात करना चाहूँगी आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में। पहला तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अभी आपने खुद भी जिक्र किया, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी हेल्थ सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये इंटरेस्ट कैसे आया? वो इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, जो बिजनेस है चाहे इंडस्ट्रीज़ है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। क्वालिफिकेशन नहीं मैटर करता कि आप किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है। जैसे हमारी इंडस्ट्री है, उसमें इंजीनियरिंग, आप मेडिसिन जब बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम इंजीनियरिंग होती है, मशीन से लेके HVAC से लेके वाटर प्लांट, स्टीम, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी चीज़ होती है इंजीनियरिंग की, जितने डेवलपमेंट के इक्विपमेंट सारे इंजीनियरिंग है। तो एक आप जब कोई क्वालिफिकेशन लेते हैं तो आपका एक मेमोरी, आपका IQ लेवल डेवलप हो जाता है, देन यू कैन यूज़ दैट मेमोरी और IQ इन एनी फील्ड। नहीं, कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे मेडिसिन की मतलब इस सेक्टर में जाना है, मतलब जब कॉलेज कंप्लीट किया था तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल फील्ड में जानी है, मैं और मेरे ब्रदर, हम लोग हैं इस कंपनी के फाउंडर हैं। तो ये हुआ कि आने वाला जो फील्ड है काफ़ी ग्रोइंग है फार्मास्यूटिकल, तो एक बार हाँ इसमें जाना चाहिए। और उस समय बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस फील्ड में कितना डेप्थ है जब काम शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे काम करते गए बहुत सारे हमने लर्न किया, जो चैलेंज है उसको फेस किया, उसको हमने सॉर्ट आउट किया। फिर एक अंदर से हिम्मत थी कि नहीं कर ले जाएंगे, और किया भी और कर भी रहे हैं आगे और करेंगे भी। तो सर ये तो मैंने आपसे आपके काम से जुड़े, आपके बिजनेस से जुड़े बहुत सवाल पूछे। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अजय जी जब फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं? जब हम फ्री होते हैं तो एक तो हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साथ में फिर न्यूज़ देखते हैं, मूवी भी कभी कभी देख लिया। टाइम अधिक मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना हो इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप न्यूज़ देखें, चाहे मूवी देखें, चाहे आप कोई भी मार्केट में जा रहे हैं, चाहे किसी इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो क्योंकि आप क्वालिफिकेशन तो एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जो आप पढ़ते हैं, बट ऑब्जर्वेशन मल्टीपल फील्ड होते हैं। कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, चाहे कहीं बैठे हैं, चाहे कोई भी, क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम में आनी है। तो मेरा मानना है कि ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करिए और देखिए, और जब कभी ना कभी आपके लाइफ में काम आ ही रहेगा। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो आपके लिए सक्सेस क्या है? मतलब इज़ इट सम फाइनेंशियल ग्रोथ, इज़ इट समथिंग कि मुझे कोई अवार्ड मिला, कोई रिकग्निशन मिला, और इज़ इट समथिंग एल्स फॉर यू? व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू? हमारे लिए सक्सेस क्या है? कोई पेशेंट अगर मतलब मेडिसिन खा के ठीक हो रहा है और वो हैप्पी है, दैट इज़ द सक्सेस।
और हम किसी की पेन को हम रिलीव कर रहे हैं, तो दैट इज़ द सक्सेस। और ऐसा नहीं है कि हमें ऑफ कोर्स बिना पैसे के तो कोई कंपनी चलती नहीं है, रेवेन्यू तो जनरेट होनी चाहिए, उसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, उससे सारे लोग के एम्प्लॉय सैलरी जाती है, कोई एक्सपेंशन प्लान है वो तो होनी चाहिए, लेकिन मेन सक्सेस है कि कोई आदमी हमारी मेडिसिन ले और वो ठीक हो जाए, दैट इज़ आवर सक्सेस। जैसे कि आप खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और आपका इंटरेस्ट इस सेक्टर में आया और आप यहाँ पर आ गए, और आजकल भी हम स्पेशली जितने भी बच्चों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, तो वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में जाने के लिए बहुत मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आजकल का जो यूथ है वो रेडी है। तो अगर कोई ऐसा यंग लीडर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है या उसका एक सपना है एक अपना कुछ शुरू करने का, तो बीइंग अ बिजनेस लीडर आपका CXO मंत्र उसके लिए क्या होगा? कोई भी अगर बिजनेस करने आता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो पहली बात है कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो वो ट्राई कर सकता है, और कोई ऐसा बाउंडेशन तो है नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी कंपनी चला रहे हैं, काम किया है, मेहनत से उन्होंने अचीव किया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो फील्ड है बेसिकली उसमें क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि सब कुछ साइंटिफिक है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ आपको पढ़ोगे तो आपको समझ आनी चाहिए, चाहे बुक्स हैं, चाहे लिटरेचर्स हैं, चाहे AI में, चाहे गूगल में, पूरा मेडिकल फील्ड है। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो और अपने कंपनी में टास्क नहीं दे सकते हो। और लाइफ सेविंग ड्रग है तो इसमें तो क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आपके इंटरनेशनल मार्केट से क्या फीडबैक्स आते हैं, आप क्या क्या नए नए डिजीज़ आ रहे हैं। तो मेरा बोलना है कि आप स्टडी करिए और ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और आप ट्राई कर सकते हैं नए फील्ड में। एंड अगर हम हाई ग्लांस की बात करें, अभी मैं जाते जाते ज़रूर जानना चाहूँगी कि इन कमिंग फ्यूचर, इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स क्या क्या बदलाव हम देख सकते हैं हाई ग्लांस में? कुछ नए मेडिसिन, कुछ नई चेंजेस जो आप लेकर आ रहे हैं? अभी हमारी नया इंडस्ट्री लग रही है, नई फैसिलिटी लग रही है। हम लोग स्ट्रायल इंजेक्टेबल्स बनाएंगे और इसमें 7 डोजेस फॉर्म रहेंगे, एम्पुल रहेंगे, वॉयल्स रहेंगे, लाइव वॉयल्स रहेंगे, लाइफलाइज वॉयल रहेंगे, PFS रहेगा, प्रीफिल सिरिंज रहेंगे, कार्टेज रहेंगे, ईयर आई ड्रॉप्स रहेंगे और नेज़ल ओरल स्प्रे रहेंगे। तो ये इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, आने वाले 1 से 1.5 सालों में हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसी भी मेडिसिन होंगी, जैसे कि ऑलरेडी आप अपना एक मेडिसिन लॉन्च कर चुके हैं मार्केट में, तो ऐसा कुछ और मेडिसिन होंगी जो आप लॉन्च करेंगे एज OTC मार्केट में? यस, या कर सकते हैं, हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं। जैसे आपका नेज़ल स्प्रे हो गया, नेज़ल ड्रॉप्स हो गए, ओरल स्प्रे हो गए, कोल्ड एंड फ्लू के लिए हो गए, आपके थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हो गया। तो फ्यूचर में डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम लॉन्च करें OTC प्रोडक्ट। वाओ, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू thank सो you. मच फॉर योर टाइम Thank सर। you. थैंक यू। तो अगली बार आप जब भी कोई मेडिसिन खरीदें तो याद रखिए उसके पीछे सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पूरा विजन काम करता है। तो ये तो था हमारा आज का CXO मंत्रा। अगली बार मिलेंगे एक और स्पेशल गेस्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जी बिजनेस।